मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं लगातार पूरा जो टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे हमारे इस चैनल पे अभी जुड़े हैं, तत्काल प्रभाव से नए हैं, वो ज़रूर जुड़ जाएं ताकि उनको बराबर इन्फॉर्मेशन हमारे क्लास की मिलती रहे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है माइकोप्लाज्मा के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने वायरस पे चर्चा कर लिया था। वायरस के साथ साथ मैंने टैक्सोनॉमी के जितने भी टॉपिक थे, जितने भी कंटेंट थे, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट था, उन सभी मुद्दों पे मैं चर्चा किया था। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आज हमारा जो टॉपिक है माइकोप्लाज्मा है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी टॉपिक को तैयार करने से पहले उनके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको ज़रूर देखना है। किसी भी तरीके का क्वेश्चंस आप चाहे एलटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो या किसी भी स्टेट का हो, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी स्टेट के देखने अनिवार्य हैं। ये छोटा सा टिप्स था हमारा आज के लिए आपके लिए। और मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम, आपके परीक्षा, आपके भविष्य के दृष्टिकोण से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन करके मैं आपको परोस रहा हूं। और यहाँ पे भरोसा इस बात का है कि मैं लगातार मंडे से लेकर शनिवार तक हमारी ये क्लास चलती है और डेली रात के 8 बजे ये आपको डेली मिलता रहेगा। नीचे स्क्रॉल चल रहा है, उस पर आप मेरा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप तत्काल व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं हमारे इस लाइव क्लास की ग्रुप के लिए। मैं जब ग्रुप में जोड़ दूंगा तो आपको सारी बातें, सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा, चाहे बॉटनी का हो या जूलॉजी का सेक्शन हो, उन सभी पॉइंट्स को मैं लेके पूरा तरीके से मैं आपके सामने लेके डेली आता रहूँगा। ध्यान रहे कि दिन मंडे टू सैटरडे, संडे को हम क्लास ऑफ रखेंगे। संडे को हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको मंडे टू सैटरडे आपको डेली मिलता रहेगा। अभी फ़िलहाल यही है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे लगेगा कि ज़रूरत है, तो मैं संडे को भी आपको सारी चीज़ों को देने का प्रयास करूँगा। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ से चाहे आपका टैक्सोनॉमी हो या वायरस हो, इन सभी तीनों टॉपिक से जो हमने अभी पढ़ाया है, इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए देखते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा क्या है और इसकी खोज सबसे पहले कब किया गया था? इसकी जो खोज की गई थी 18th सेंचुरी में, ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी में किया गया था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूरोप में ये सबसे जो बीमारी देखी गई थी, ये बीमारी जो देखी गई थी सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? यूरोप में। कहाँ देखी गई थी? यूरोप में। और ये कब देखा गया था? 18th सेंचुरी में। कब देखा गया था? 18th सेंचुरी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, 18th सेंचुरी में ये जो डिस्कवरी किया गया था, किस जात में किया गया था? कैटल में किया गया था। कैटल से आप परिचित होंगे। कैटल में सबसे पहले देखा गया कि इस कैटल में एक जो डिसीज़ था वो थी क्या? निमोनिया। क्या थी? निमोनिया थी। और ये क्या हुआ था? इस कैटल में बार बार
जो स्प्रेड कर रहा था, फैल रहा था, इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया गया। किसमें, किस जानवर में, कैटल में लगाया गया था। कौन सी बीमारी हुई थी, निमोनिया। और ये जो डिस्कवरी इसका किया गया था, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था एक साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर का नाम आप जानते होंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का इन्हें पिता भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी इन्हें कहा जाता है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो डिस्कवर्ड किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा ये खोज किया गया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था और ये जो पता लगाया गया था 1843 में 1843। इस नंबर को आपको नोट करना है, 1843। इस डेट पे इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था लुईस पास्चर जी ने। किस में, और इसे क्या कहा था, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहा था इसको, PPLO। अगर हम शॉर्टकट में कहें तो PPLO कहा गया था। PPLO का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो एक पी से क्या हो जाएगा, प्लूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरो हो जाएगा। दूसरा निमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, L से लाइक हो जाएगा और O से ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अगला जो पॉइंट है, एक साइंटिस्ट थे नोकॉर्ड एंड राउक्स। कौन थे, नोकॉर्ड एंड राउक्स। लिखते चलिएगा एक एक पॉइंट को। नोकॉर्ड एंड राउक्स। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको जो है 1898 में, ध्यान रखिएगा कब, 1898 में इसे ऑब्टेंड किया था। क्या किया था, ऑब्टेंड किया था। ऐसे ही वन लाइनर आपको लिखते चलना है। ऑब्टेंड किया था नोकॉर्ड और राउक्स ने। कब, 1898 ऑब्टेंड किया था। क्या प्राप्त किया था, प्योर कल्चर से इसको प्राप्त किया गया था। किससे, प्योर कल्चर से इसको प्राप्त किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन साइट से, नोकॉर्ड और राउक्स से 1908 में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताने चलता हूँ। नोवाक का नाम लिख लीजिएगा। नोवाक ने क्या किया था कि इन्होंने माइकोप्लाज्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, माइकोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया था। नोवाक ने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रयोग किया था। कब किया था, 1929 में। 1929 में इन्होंने माइकोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया था। माइकोप्लाज्मा टर्म का प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, बोरेल के बारे में आप जानते होंगे। बोरेल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1910 में 1910 में एक प्रयोग किया। और इसका प्रयोग नहीं, इन्होंने जो माइकोप्लाज्मा का जो नाम दिया गया था इसके लिए इन्होंने इसके पहले जो है, ये हमको पहले ही बताना था लेकिन यहाँ आप ऊपर लिख लेना है, एस्ट्रोकोकस नाम दिया था।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1910 में इन्होंने बोरेल ने किया था। क्या किया था कि माइकोप्लाज्मा को एस्ट्रोकोकस के नाम से बताया, और फिर उसके बाद नोवाक आए। नोवाक ने 1929 में माइकोप्लाज्मा का टर्म प्रयोग किया था। ठीक है, अब इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर के पास चलते हैं। स्पेशल कैरेक्टर इनकी क्या है? सबसे पहले इसे स्मॉलेस्ट एरोबिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला पॉइंट आपको लिखना है स्मॉलेस्ट एरोबिक। ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट एरोबिक कहा गया सबसे पहले स्मॉलेस्ट एरोबिक कहा गया। दूसरा, ये प्रोकैरियोटिक था। दूसरा क्या था? प्रोकैरियोटिक था। क्या था? प्रोकैरियोटिक था। इस प्रोकैरियोटिक की खास बात ये थी कि ये जो है विदाउट सेल वाल था। यहाँ पे कोशिका का वाल नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोट थे इनके पास जो सेल वाल था वो बिना सेल वाल का था। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर बायोलॉजी के दृष्टिकोण से तोड़ा जाए तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बायोलॉजी जितना आप तोड़ते हैं उतने सरल हो जाती है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब प्रारंभिक न्यूक्लियस, प्रारंभिक केंद्रक इन्हें कहा जाता है। और उसके साथ साथ इनमें सेलवाल भी नहीं था, और सेलवाल न होने की वजह से इनका जो नेचर था, इनका जो बॉडी था, इनका जो है इनके बॉडी में किसी तरीके का डिफिनिट, ध्यान रखिएगा, इनका डिफिनिट सेल नहीं था, डिफिनिट शेप नहीं था। ठीक है, इनके पास डिफिनिट शेप नहीं था। इनका जो आकार था एकदम कन्फर्म नहीं था। क्यों? क्योंकि सेलवाल नहीं था, और सेलवाल न होने की वजह से इनका जो शेप बदलता रहता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने पॉइंट्स मैंने बताए? 1, 2, 3 और 3 पॉइंट। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट आपको बता दिए हैं। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट में इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? जनरल कैरेक्टर। क्या लिखना है? जनरल कैरेक्टर लिखना है। इस जनरल या सामान्य कैरेक्टर में मैं कई चीज़ आपको बताने वाला हूँ। इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले लैकिंग सेल वाल लिखना है। लैकिंग सेल वाल। कोशिका का वाल नहीं होता है। कोशिका मतलब सेल, और वाल का मतलब इनकी जो दीवारें होती हैं वो यहाँ पे एब्सेंट पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइपिकल कॉलोनियल अपीयरेंसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टाइपिकल कॉलोनियल अपीयरेंसेस पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यह कॉलोनी समूह में रहता है। ठीक है ना? कैसे रहता है? ये समूह में रहता है। इसके बाद मैं आपको और बता दूं, अगर सेलवाल नहीं है तो इनका डिफिनिट शेप नहीं होगा। डिफिनिट शेप नहीं होगा। इसके बाद अगर शेप नहीं होगा तो इस नेचर को प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है।
प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? जिनके पास बहुसंरचना हो, जिनके पास क्या हो? बहुत सारी संरचना हो, बहुमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुमुखी कहा जाता है। जिनके पास बहुत सारे मुख हों, ठीक है, या बहुत सारे उनकी संरचना हो, मॉर्फोलॉजिकल संरचना हो, उसे क्या कहते हैं? बहुमुखी कहा जाता है। और इसी वजह से इन्हें एक और नाम से जानते हैं, क्या? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मतलब इनका शरीर की, इनके जोकर क्या करता है? जोकर आपने देखा होगा कि जोकर ज़्यादातर सर्कस में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उनका काम क्या होता था कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटी, कलाबाजी करना जिसे कहते हैं, ये अपना ज़्यादा शो करते थे। इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया है? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया है। माइक्रोलॉजी इसलिए कहा गया क्योंकि इनके बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट था, तो प्रॉपर तरीके से इनका शरीर की संरचना नहीं मिलता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ। इनकी संरचना कैसी होती है, और उसके बाद इनके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। चलिए, सबसे पहले इनकी संरचना थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी संरचना 3 लेयर की होती है। कितने लेयर की? 3 लेयर की होती है। एक लेयर, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ। दूसरा जो लेयर है, हाँ चलिए, ये दूसरा लेयर है, ठीक है। एक और परत होती है, तीसरी परत। तीसरी परत भी मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तीसरी परत कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि जो डीएनए पाया जाता है कुछ इस तरीके से इनके पूरी बॉडी में फैला रहता है। डीएनए क्या होता है? ये डीएनए होता है। और ये जो डीएनए होता है यह सर्कुलर पाया जाता है। सर्कुलर होगा, डबल होगा, डबल हेलिक्स मॉडल भी ये प्रस्तुत करता है, ठीक है। डबल हेलिक्स होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आउटर स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेल तो मिलता नहीं, तो यहाँ पे 3 तरीके के लेयर पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाले को क्या कहा जाता है? आउटर, बाहर है। और बीच वाले को मिडिल कहेंगे। क्या कहेंगे? मिडिल कहेंगे। और जो बीच में पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? इनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर कहा जाता है। और इस वजह से जो ये तीनों हैं, तीनों को क्या कहा जाता है? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? 3 लेयर्ड संरचना, स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स हैं समझ में आ गए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इनका जो पीएच वैल्यू होती है, इनका जब कल्चर मीडियम किया जाता है तो पीएच वैल्यू इनकी कितनी होती है? 7.8 होता है। कितना होता है? 7.8 होता है जब इनका कल्चर किया गया था तब। इसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूं आपको
कि ये जो परत की अगर हम बात करें तो परत में कुछ पॉइंट्स आपको हम बताएंगे। ये जो 3 परत हैं, ये जो 3 लेयर्ड संरचना है, इसके बारे में आपको बता दूं। 3 लेयर जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर्स होती है, इसके ये बना किसका होता है? लाइपोप्रोटीन का। किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का बना होगा। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्लस प्रोटीन, लिपिड और प्लस प्रोटीन का ये बना होता है। लिपिड से बना हुआ जो कवर होता है इनका, ये इसी का बना होता है। ठीक है, कितने परत का होता है? 3 परत का होता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम यहाँ पे 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि डीएनए और आरएनए जो है सॉल्यूबल फॉर्म में मिलता है। चाहे डीएनए की बात हो या आरएनए की बात हो, ये किस फॉर्मेट में मिलेगा? सॉल्यूबल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीएनए की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये एक चीज़ और सर्कुलर नेचर का होता है। किस नेचर का? सर्कुलर नेचर का होता है। और आरएनए की बात करें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इनके बीच में आपको एक चीज़ और बता दूं कि डीएनए की जो वैल्यू है यह 4% है। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्या है? इनका 4% वैल्यू होती है डीएनए की, और इनकी कितनी होती है? 8%। इसको आपको नोट कर लेना है। ऐसे डीएनए रेशियो आरएनए, यहाँ पे इनका जो परसेंटेज होगा 4% का होगा, और यहाँ पे जो परसेंट होगा 8% का होगा। ठीक है, इसके बाद इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इनका रिप्रोडक्शन, शरीर के बारे में मैंने जान लिया है। अब इनके रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है? 3 तरीके का। कौन सा? एक होता है बाइनरी फिजन। फर्स्ट नंबर को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहा जाता है। दूसरा बडिंग होता है, दूसरे नंबर का बडिंग होता है। तीसरा बाइनरी बडिंग, और तीसरा अगर आपको पता हो तो तीसरे को क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। क्या कहा जाता है? फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। चलिए, इसके बाद इनके एवोल्यूशन की बात करते हैं। एवोल्यूशन वायरस का एवोल्यूशन इनका कैसे हुआ है? एवोल्यूशन, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। सबसे पहले वायरस, फिर माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, माइकोप्लाज्मा के साथ साथ वायरस, माइकोप्लाज्मा के बाद जो है बैक्टीरिया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें कुछ डिसीज़ की अगर हम बात करें, कुछ बीमारियों की बात करें, तो उसको भी आपको नोट कर लेना है। डिसीज़ के साथ साथ में आपको क्या नोट करना है? यहाँ पे बीमारियाँ हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, नोट कर, जो पूछा गया है उससे के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये पूछा गया है।
कि ब्रिंजल में लिटिल लीफ की जो बीमारी होती है किसके द्वारा होती है। दूसरा लार्ज बिग बड ऑफ टोमेटो, क्या दूसरा लार्ज बिग बड ऑफ टोमेटो दूसरा। तीसरे की अगर हम बात करें क्लोवर ड्वार्फ, तीसरा नोट करना है क्लोवर ड्वार्फ। और चौथा एक और नोट कर लीजिएगा, चौथा को मेज स्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेज स्टेंट। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने जितने इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए थे। और आपको लिखना है, और आप लिख लीजिए मलबरी ड्वार्फ, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा एस्टर येलो, 6 नंबर क्या लिखना है? एस्टर येलो लिखना है, ये भी नोट कर लीजिए। एक और नोट कर लीजिएगा पोटैटो विट्स ब्रूम, 7 नंबर पोटैटो विट्स ब्रूम, ठीक। ये आपको याद रखना है, खासकर इनकी जो डिसीज़ थी, ठीक है। इसके साथ एक और हेडिंग डालिएगा एल फॉर्म बैक्टीरिया जानते हैं आप लोग? यदि जानते हो तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि एल फॉर्म बैक्टीरिया किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एल फॉर्म बैक्टीरिया एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट है, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ ही माइकोप्लाज्मा का जो चैप्टर है ये समाप्त होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है एल फॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। एल फॉर्म बैक्टीरिया में यहाँ पे क्या होता है कि कुछ केस में क्या होते हैं कि जहाँ पे सेलवाल नहीं पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में जब कल्चर किया गया तो वहाँ पे कुछ जो बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरिया में सेलवाल नहीं पाया गया। क्या नहीं पाया गया? सेलवाल नहीं पाया जाता, और सेलवाल न होने की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से इसे क्या कहा गया? एल फॉर्म बैक्टीरिया कहा गया था। ठीक। इसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो ये सेलवाल यहाँ पे पूरी तरीके से ये एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। यदि किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पूछना है तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो एल फॉर्म बैक्टीरिया है ये लिस्टर इंस्टीट्यूट से लिया गया है। लिस्टर इंस्टीट्यूट के नाम पे इनका खोज किया गया था, इसी वजह से इनका नाम लिस्टर इंस्टीट्यूट रखा गया। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि एल फॉर्म जो बैक्टीरिया हैं, जो एल फॉर्म बैक्टीरिया ये बिना सेलवाल का होगा, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है ये कभी भी डेवलप नहीं करता है सेलवाल को। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें आपसे, माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा में नेवर कभी भी नेवर डेवलप क्या सेलवाल इसमें कभी भी डेवलप नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रही ख़ास वीडियो खासकर आज के लिए। आज हमने माइकोप्लाज्मा का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है या ख़त्म भी कर दिया है। अगला जो क्लास होगा हम जूलॉजी का सेक्शन लेके आएंगे। जूलॉजी में एनिमल किंगडम का जो पहला क्लास होगा उसको लेके आपके सामने आएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे भी, ठीक है। और एक चीज़ कि उसके पहले मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा इसका। यदि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। आपके संपर्क में जो भी बच्चा हो उसको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के जो कंटेंट्स हैं इस मैटर को आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।